हमने जो है वो आपको चीज़ें करवाई थी रिगार्डिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के हवाले से। और व्हाट वी हैव डन, वी हैव मेड द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फ्रॉम डाटा। और हमने जो है वो उसके बाद मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी की कुछ चीज़ें की थी जिसमें मेन मीडियन मॉड शामिल थे। तो वो जो है हमने कर ली थी। आज जो है हम आपको थोड़ी सी स्लाइड्स के हवाले से जो है वो दिखाएंगे चीज़ों को कि आपके पास जो है वो स्लाइड जो है वो कैसे इसको कवर करते हैं। ठीक है, तो ये आज का जो है लेक्चर कहने का मकसद ये है कि आपके पास चलेगा चैप्टर नंबर जो आपके पास 2 है वो मैंने आपको शो करवा रहा हूँ। और चैप्टर नंबर 2 अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि आपके पास प्रेजेंटिंग डाटा इन टेबल्स एंड चार्ट्स है। तो लास्ट क्लास में जो हमने आपको करवाया था वो अपने पास से एक क्वेश्चन करवाया था और उसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल मैंने बनवा लिया था, अगर आपको याद हो तो। तो आज जो है हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। उसी चीज़ को जो है वो आज हम कंटिन्यू करेंगे। और थोड़ा सा मैं इसको आपको उस हवाले से दिखाऊंगा कि आपने जो है वो किस तरह से चीज़ों को किया था। तो प्रेजेंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, प्रेजेंटिंग डाटा इन टेबल्स एंड चार्ट्स, ये जो है अगर आप देखें तो अगर इसका इंट्रोडक्शन देखें तो ये हमने थोड़ा सा इसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव इसके क्या हैं? लर्निंग ऑब्जेक्टिव इसके जो हैं आपके पास देख लेते हैं। सर मीडियन तक करवाया था, मॉड नहीं करवाया। ठीक है, मैं मीडियन करवाने से पहले आपको ये ज़रा सा स्लाइड जो है वो आपको अपलोड भी कर दूंगा। और स्लाइड के हवाले से अगर आप कुछ सीखना चाहें, पढ़ना चाहें, कुछ चीज़ रह गई है तो उस हवाले से जो है वो इसमें आपको चीज़ें मिल जाएंगी। कहते हैं कि यानी ये चैप्टर हम पढ़ चुके हैं वैसे, तो कहते हैं इन दिस चैप्टर यू विल लर्न टू डेवलप टेबल्स एंड चार्ट्स फॉर कैटेगोरिकल। हाँ, मॉड भी हो गया था। मैं मीडियन एंड मॉड, मैंने मुझे याद है मेरे पास बोर्ड रखा हुआ है जिस बोर्ड पे मैंने आप लोगों को करवाया था, वो बोर्ड मेरे पास अवेलेबल है। तो ऐसा इतना बड़ा इशू नहीं है, मेरे पास है वो बोर्ड ना। तो अगर जैसे ही आपको मतलब ये कि कहने का चीज़ें जो हैं वो नज़र आएंगी हमें तो वो मैं आपको दिखा दूंगा, मसला नहीं है। ठीक है ना, तो ये चीज़ है। मॉड भी हो गया था। मॉड मैं इनकार नहीं कर रहा कि मॉड नहीं हुआ था, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा रिव्यू कर रहा हूँ चैप्टर स्लाइड्स के हवाले से। चैप्टर स्लाइड जो आपके पास मौजूद थी वही चैप्टर स्लाइड जो है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो हमने जो है आपके सामने टेबल बनाया था, कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग कैटेगोरिकल डाटा समरी टेबल। कैटेगोरिकल डाटा समरी टेबल आपने ये बनी हुई देखी होगी। इस तरह के जो टेबल्स बनते हैं इसको जो है वो हम क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा कहते हैं। यानी कि अब आप क्या करते हैं, अपने डाटा को क्लासीफाई कर देते हैं इनटू टेबल। और ये जो बेसिकली डाटा आपने क्लासीफाई किया है ये ये जो आपके पास है ये कैटेगोरिकल डाटा है, यानी क्वालिटेटिव डाटा है। अ समरी टेबल इंडिकेट द फ्रीक्वेंसी, amount or percentage of item in a set of categories so that you can see difference between categories। क्यों बना रहे हैं आप? ताकि आपको डिफरेंस पता चल सके कैटेगरीज के दरमियान। आपका क्वेश्चन है कि जी हाउ डू यू स्पेंड द हॉलीडे, ये आपका सवाल है कि आप कैसे जो है वो हॉलीडे स्पेंड करते हैं। तो पहला इसका जवाब है एट होम विथ फैमिली, फैमिली के साथ। ट्रैवल टू विजिट फैमिली, फैमिली को विजिट करके। वेकेशन मनाते हैं आप।
कैचिंग अप ऑन वर्क, वर्क वगैरह जो आपका रहता होता है उसको कर रहे होते हैं, अदर्स आप काम कर रहे होते हैं। तो जो एट होम विद फैमिली 45% लोगों ने जवाब दिया कि हम घर पे ही रहते हैं फैमिली के साथ हॉलीडेज में। 38% लोगों ने कहा कि ट्रैवल टू विजिट फैमिली, ट्रैवल करते हैं फैमिली को विजिट करने के लिए, वेकेशन मनाते हैं 5% लोग, कैचिंग अप जो बात वर्क रह जाता है वो 5% और 7%। तो बेसिकली ये जो है वो आपको टेबल में जनरेट करके परसेंटेज वाइज कैटेगरीज को दिखाया गया है। फिर कहते हैं ये जो आपके पास चार्ट है, दिस चार्ट इज कॉल्ड बार चार्ट। फिर इसका एक बार चार्ट बनाया है जो कि वर्टिकल बार में बना हुआ है, अगर आप देखें इसको आप हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हैं अगर बनाना चाहें। इन अ बार चार्ट, अ बार शोज ईच कैटेगरी द लेंथ ऑफ विच रिप्रेजेंटिंग द अमाउंट, फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज ऑफ वैल्यूज फॉलिंग इनटू अ कैटेगरी। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है कि ये जो आपको चार्ट दिया गया है ये बार चार्ट है, क्योंकि इसके बार आपस में कनेक्टेड नहीं है। अगर इसके बार आपस में कनेक्टेड होते तो फिर ये हिस्टोग्राम होता जो हमने लास्ट टाइम बनवाया था आपसे क्लास में ना। तो ये बार चार्ट है। फिर इसी तरह आपके पास एक और चार्ट होता है जिसको आप पाई चार्ट कहते हैं, ये भी कैटेगोरिकल डाटा का ही बनता है। कहते हैं द पाई चार्ट इज अ सर्किल ब्रोकन अप इनटू स्लाइसेस that represent categories. The size of each slice of the pie varies according to the percentage in each category. ठीक है ना? तो ये आपके पास जो है वो परसेंटेज वाइज ग्राफ होता है और ये ईच कैटेगरी में डिवाइड हुआ हुआ होता है। फिर आपके पास है कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग कैटेगोरिकल डाटा, पेरेटो डायग्राम यूज्ड टू पोर्ट्रे कैटेगोरिकल डाटा। कैटेगोरिकल डाटा को पोर्ट्रे करने के लिए बनाया जाता है। अ बार चार्ट वेयर कैटेगोरिकल आर शोन इन descending order of frequency, a cumulative polygon is shown in the same graph। इसी सेम ग्राफ पे cumulative polygon जो है वो आप शो कर देते हैं। यूज टू सेपरेट द वाइटल फ्यू फ्रॉम द ट्राइबल मैनी, यानी जो वेरिएशन देखने के लिए कि मिनिमम वेरिएशन जो है वो आपके पास वाइटल फ्यू चंद लोगों में कितना है और ट्राइबल मैनी यानी ज़्यादा लोगों में जो है वो कितना है, ये देखने के लिए। फिर आपके सामने जो है वो ये चार्ट बना हुआ आपको नज़र आ रहा है। एक मिनट जरा मैं ये उसामा और इनको एंटर कर लूँ। और आपके पास जो ये चार्ट बना हुआ नज़र आ रहा है, ये चार्ट जो है आप देख सकते हैं, ये पेरेटो डायग्राम है ऑर्गेनाइजिंग कैटेगोरिकल डाटा। बार चार्ट आपके सामने बना हुआ नज़र आ रहा है। इसी बार चार्ट के ऊपर इन्होंने जो है वो क्यूमुलेटिव पॉलीगन बनाने की कोशिश की है। और क्यूमुलेटिव पॉलीगन जो है वो आप देखें तो मिडिल वैल्यूज में रख के बनाया गया है। जो मिडिल वैल्यूज थी उनमें रख के बनाया गया। तो जो भी मिडिल वैल्यूज आ रही थी वो मिडिल वैल्यूज उन्होंने डाटा के हवाले से रख ली हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ स्लाइड दिखाने का मकसद ये है कि आप अगर आप मज़ीद इसकी स्टडी करना चाहें या मज़ीद रीड करना चाहें चीज़ों को तो आप कर सकें। ये वजह है बस, और कोई वजह नहीं। वरना ये काम हम सारा कर चुके हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट चीज़ आपके पास क्या है, इसमें कहते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग न्यूमेरिकल डाटा ऑर्डर्ड एरे। ऑर्डर्ड एरे का मतलब ये है कि डाटा जो है वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है वो अरेंज होगा। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड ऑर्डर्ड एरे। डज नॉट मैटर कि वो जो है वो असेंडिंग में है या डिसेंडिंग में है। कहते हैं इन ऑर्डर एरे इज अ सीक्वेंस ऑफ डाटा इन रैंक ऑर्डर फ्रॉम द स्मॉलेस्ट वैल्यू टू द लार्जेस्ट वैल्यू। स्मॉलेस्ट वैल्यू से लार्जेस्ट वैल्यू में डाटा को जब आप अरेंज कर देते हैं तो ऐसा डाटा ऑर्डर्ड एरे कहलाता है। आप देखिए एज ऑफ सर्वेड कॉलेज स्टूडेंट, डे स्टूडेंट हैं आपके पास, नाइट स्टूडेंट हैं। डे स्टूडेंट जो हैं 16 17 17 18 18 18 एंड सो ऑन। और नाइट स्टूडेंट आपके पास हैं 18 से लेके 45 तक। तो दो डाटा आपके पास मौजूद हैं, एक जो है वो डे स्टूडेंट्स का डाटा है और एक जो है वो आपके पास नाइट स्टूडेंट्स का जो है वो डाटा मौजूद है। फिर देखें आप इसका स्टेम एंड लीफ बना हुआ एक ग्राफ होता है, जैसे आपके पास मजीद ग्राफ होते हैं इसी तरह एक ग्राफ होता है जिसको आप कहते हैं स्टेम एंड लीफ प्लॉट। स्टेम एंड लीफ प्लॉट या डिस्प्ले क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि इसमें जो है वो डाटा जो आपके पास होता है उस डाटा को आप एज इट इज पेपर पे प्लॉट कर देते हैं।
उसको डाटा को पेपर पे प्लॉट जब आप एज इट इज कर देते हैं तो ऐसा डाटा जो है वो आपके पास स्टेम एंड लीफ कहलाता है। आप अगर इसको पढ़ें तो कहते हैं स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले ऑर्गेनाइजेस डाटा इनटू ग्रुप्स, ग्रुप में ऑर्गेनाइज कर देता है कॉल्ड स्टेम्स, so that the values within each group, the leaves branch out to the right on each row। क्या करते हैं आप इसमें सेलेक्ट कर लेते हैं, कुछ डाटा को स्टेम ले लेते हैं, कुछ डाटा को लीफ ले लेते हैं, और फिर आप जो है उसको प्लॉट कर लेते हैं, और जो आपके पास डाटा होता है वो एज इट इज प्लॉट हो जाता है ऑन द ग्राफ पेपर। ठीक है, तो ये जो है वो आपके पास स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले है। ये भी मैं आपको जब कैमरा ऑन करूंगा तो फिर मैं आपको सिखा भी दूंगा कि कैसे ये बनेगा, और डाटा लेके उसका हम डाटा के साथ ही जो है वो बना भी सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। फिर आपके पास है जी ऑर्गेनाइजिंग न्यूमेरिकल डाटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको आप कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे। कहते हैं द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ न्यूमेरिक इज अ समरी table in which the data are arranged into numerically ordered class groups। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन समरी होती है डाटा को अरेंज करने के लिए। यू मस्ट गिव अटेंशन टू selecting the appropriate number of class grouping for the table, determining a suitable width of a class grouping and establishing the boundaries of each class grouping to avoid overlapping। तो ओवरलैपिंग अवॉइड करने के लिए ये वही फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जैसे हमने बनाया था उसके बारे में इन्होंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। तो कहते हैं टू डिटरमाइन द विड्थ ऑफ अ क्लास इंटरवल यू डिवाइड द रेंज हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू ऑफ द डाटा बाय द नंबर ऑफ क्लास ग्रुपिंग डिजायर्ड। उसको आप डिवाइड हाईएस्ट और लोवेस्ट में देख के डिवाइड कर लेते हैं। ये आपके पास एक एग्जाम्पल है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। कहते हैं नंबर ऑफ इंसुलेशन randomly selects 20 winter days and record the daily high temperature। जो टेम्परेचर है उसके बारे में ये डाटा है, और टेम्परेचर आपका हाई कब रहता है और लो कब रहता है उस चीज़ के बारे में जो है ये डाटा मौजूद है। तो आप देखें आपके पास जो है वो वैल्यूज मौजूद हैं 25, 35 एंड सो ऑन। टू मेक द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए आप क्या करेंगे, वी नीड टू फॉलो द 3 सिंपल स्टेप्स। हमें 3 ये स्टेप्स जो है वो फॉलो करने। फाइंड रेंज, सबसे पहले क्या करेंगे आप रेंज फाइंड करेंगे। रेंज किसके बराबर होती है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू विच इज 52, 58 माइनस 12 विच इज 46। अज्यूम नंबर ऑफ क्लासेस, नंबर ऑफ क्लासेस अज्यूम करेंगे 5 to 15, 5 से लेके 15 तक। फिर क्लास विड्थ निकालनी है विच इज रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस। रेंज आपके पास कितनी है 46, इसको 5 से डिवाइड करा 10 आ गया, इसको आपने राउंड अप कर दिया बेसिकली। ठीक है, फिर आपने जो है वो इसको सॉर्ट आउट किया मिनिमम से मैक्सिमम तक, फाइंड रेंज निकाली। आपने 5 से 15 लेनी है यूजुअली। क्लास इंटरवल वो लिए आपने, कंप्यूट क्लास इंटरवल किया, डिटरमिन क्लास बाउंड्री की, कंप्यूट क्लास मिड पॉइंट निकाल लिए, काउंट बाउंड्रीज एंड असाइन द क्लास। तो ये आपके पास जो है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन गया। तो थोड़ा सा हमने इसको रिव्यू भी कर लिया कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपका कैसे बना था। ये फ्रीक्वेंसी आपके पास टोटल फ्रीक्वेंसी 20 आ गई, आपके पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का सम 1 आ गया, आपके पास परसेंटेज फ्रीक्वेंसी का सम 100 आ गया। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग न्यूमेरिकल डाटा दी हिस्टोग्राम। अब हिस्टोग्राम बनाने के लिए हमने क्या सिखाया था आपको, वही हिस्टोग्राम बनाने का तरीका है इसके अंदर। कि आप जो है वो ग्राफ ऑफ द डाटा इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड अ हिस्टोग्राम। The class boundaries or class midpoint are shown on the horizontal axis. Bars of the appropriate heights are used to represent each class। ये आपके पास जो है वो हिस्टोग्राम बन गया, और ये हिस्टोग्राम मैंने वैसे भी आपको बनवाया था, यहाँ पर जो है वो आपको बनाने की कोशिश की। फिर इन्होंने एक्सेल में बनाने के लिए तरीका दिया हुआ है, तो ये मैं अभी स्लाइड्स आपसे शेयर कर दूंगा, आप एक्सेल में भी बना सकते हैं। ठीक है ना। फिर ये पॉलीगन है, क्यूमुलेटिव परसेंटेज पॉलीगन, और हमने भी जो है वो आपको पॉलीगन बनाने के लिए सिखाया था। और
क्यूमुलेटिव परसेंटेज पॉलीगन जो है वो आपके पास ओगिव है बेसिकली। ठीक है, तो ये चीज़ आपके पास जो है वो आप देख सकते हैं मौजूद है। अगेन आप देखें हमारे पास चैप्टर नंबर 3 है जो हमने मीन मीडियन मॉड के हवाले से जो अभी आपसे बात हो रही थी किया था। तो इसमें जो है न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्टिव मेजर या मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी, जिसको हमने कहा था कि व्हाट इज मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी। लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है इस चैप्टर के, वो आपके सामने मौजूद हैं। कहते हैं इन दिस चैप्टर यू विल लर्न टू डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ central tendency, variation and shape in numerical data, to calculate descriptive summary measures for a population, to construct and interpret a box and whisker plot, to describe the covariance and coefficient of correlation. कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन और कोवेरियंस हम अभी नहीं कराएंगे आपको, वो हम आपको बाद में करवाएंगे। तो ये जो है आपके पास चीज़ें मौजूद हैं। फिर आगे देखें तो कहते हैं द सेंट्रल टेंडेंसी इज द एक्सटेंट टू विच ऑल द डेटा वैल्यूज ग्रुप अराउंड अ टिपिकल और सेंट्रल वैल्यू। सेंट्रल वैल्यू से जो है वो के अराउंड होती हैं उसको सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। द वेरिएशन इज द अमाउंट ऑफ डिस्पर्जन और स्कैटरिंग ऑफ वैल्यूज। वेरिएशन जो है वो स्कैटरिंग ऑफ वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। The last thing is the shape is the pattern of distribution of values from the lowest value to the highest value। lowest से जो highest है वो shape बता रही होती है आपको। फिर आपके पास जो है वो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी द अर्थमेटिक मीन। फिर हमने आपको अर्थमेटिक मीन कराया था, जिसको सिंपल मीन भी आप कहते हैं, जो कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के या सैंपल साइज के से डिवाइड कर देंगे आप। तो द मीन या अर्थमेटिक मीन इज द मोस्ट कॉमन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सबसे ज्यादा कॉमन मेजर जो है वो सेंट्रल टेंडेंसी का यही है। Measure of central tendency, the most common measure of central tendency, mean is equal to sum of values divided by the number of values affected by extreme values outlier। अगर आपके डाटा में आउटलायर मौजूद है तो फिर ये इस पे इफेक्ट पड़ जाता है, अदरवाइज इस पे इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर एक वैल्यू भी अलग है तो आप देखें मीन जो है वो चेंज हो गया आपका। पहले डाटा में अगर आप देखें तो मीन 3 आ रहा था, दूसरे डाटा में अगर आप देखें तो मीन 4 आ रहा है, जबकि इसका मीन जो है वो 4 नहीं होना चाहिए, तकरीबन 3 के अराउंड या 3.2 के अराउंड होना चाहिए था। ठीक है, इसी तरह आपके पास मीडियन होती है। मीडियन की भी हमने बात कर ली थी कि व्हाट इज मीडियन इन एंड ऑर्डर्ड एरे। द मीडियन इज द मिडिल नंबर 50% अबव 50% बिलो। मीडियन जो है वो आपके पास मिडिल वैल्यू ऑफ द डाटा होती है। इसमें आउटलायर मौजूद हो या आउटलायर मौजूद ना हो, मीडियन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। देर मीडियन इज लेस सेंसिटिव टू द आउटलायर, यानी आप ये भी कह सकते हैं कि जो मीडियन है वो आउटलायर का इस पे लेस सेंसिटिव है, उसको आउटलायर से कोई फर्क नहीं पड़ता मीडियन को। ठीक, ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं हम मॉड। मॉड को अगर आप देखें तो कहते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी लोकेटिंग द मीडियन। मीडियन लोकेट करने के लिए आप n+1/2 वैल्यू जो है वो उसका फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन डाटा को आप अरेंज करेंगे इनटू असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। या तो डाटा असेंडिंग होगा या डिसेंडिंग होगा। The median of an ordered set of data is अगर ऑड है द मीडियन इज द मिडिल नंबर। मीडियन क्या होगा? मिडिल नंबर होगा। इफ द नंबर ऑफ वैल्यूज इज इवन, द मीडियन इज द एवरेज ऑफ द टू मिडिल नंबर्स। Note that n+1/2 is not the value of the median, only the position of the median is the rank data। तो n+1/2 जो है वो वैल्यू नहीं है, वो पोजीशन को बता रहा होता है आपके डेटा के। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी द मोड। मोड जो भी हमने बता दिया था आपको, लेकिन दोबारा बता दें स्लाइड्स के थ्रू कि व्हाट इज मोड। वैल्यू दैट अकर्स मोस्ट ऑफन, ये मोस्ट रिपीटेड वैल्यू ऑफ द डेटा इज कॉल्ड मोड। तो कहते हैं नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। एक्सट्रीम वैल्यू पे इफेक्ट नहीं होता है इसका। देयर मे बी नो मोड
देयर मे बी सेवरल मोड, हो सकता है कि कोई भी मोड ना हो और एक से ज़्यादा मोड भी हो सकते हैं एक डाटा के अंदर। तो जो मोस्ट रिपीटेड होगी वो आपके पास जो है वो मॉड होगी। अगर दो वैल्यू सेम रिपीटेशन पे आ रही हैं तो आपके पास एक से ज़्यादा मॉड भी हो सकते हैं, यानी दो मॉड भी हो सकते हैं। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मॉड। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास डाटा है, इस डाटा का हमने मीन निकाला है, मीडियन निकाला है, मॉड निकाला है। मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यूज 100,000 है, मिडिल वैल्यू ऑफ द रैंक इज 300,000 एंड मीन इज 600,000। ठीक है, क्यों इसमें जो है वो आपके पास वैल्यू एक वैल्यू है जो कि 2 मिलियन की वैल्यू है, जिसकी वजह से इस पे इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, 300 की जगह 600 पे पहुंच गया। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, विच मेजर टू चूज, कहते हैं कौन सा मेजर जो है वो आपको चूज करना चाहिए और कौन सा मेजर आपको सेलेक्ट नहीं करना चाहिए, चूज नहीं करना चाहिए। द मीन इज जनरली यूज्ड अनलेस एक्सट्रीम वैल्यूज आउटलायर एग्जिस्ट। अगर आउटलायर एग्जिस्ट करते हैं तो आप ना करें, और अगर नहीं करते तो फिर आप मीन यूज कर सकते हैं। द मीडियन इज ऑफन यूज सिंस द मीडियन इज नॉट sensitive to extreme values. For example, median home price may be reported for a region. It is less sensitive to the outlier. Less sensitive होता है outlier का, that's why you can use median। क्वार्टाइल होते हैं हमारे पास, क्वार्टाइल हमारे पास क्या होते हैं? क्वार्टाइल आपके पास क्या होते हैं? आपके पास क्वार्टाइल होते हैं, क्वार्टाइल डिवाइड योर डाटा इनटू, क्या करता है क्वार्टाइल? क्वार्टाइल आपके डाटा को डिवाइड करता है इनटू 4 पार्ट्स। ठीक है, क्वार्टाइल के बारे में मैंने आपको नहीं बताया था, क्वार्टाइल मैं आपको अभी बता रहा हूँ। सर चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 किस स्लाइड शेयर कर दें प्लीज़? हाँ, मैं आपको जो है वो उसकी स्लाइड शेयर कर दूंगा गूगल क्लासरूम पे। गूगल क्लासरूम पे ही मैंने आपको जो है वो चीज़ें शेयर की थी। ठीक है ना, आपका क्लासरूम बनाया हुआ है, आप अपने क्लासरूम में ज्वाइन करें जाके, और उस क्लासरूम में जो है वो चीज़ें जाके आपको मिल जाएंगी। तो मैं आई विल शेयर दी स्लाइड चैप्टर 2 एंड चैप्टर 2 स्लाइड ऑन दी गूगल क्लासरूम। गूगल क्लासरूम में आप लोग सब ऐड हुए हैं? यस, नो वॉइस सर, वॉइस नहीं आ रही आपके पास? वॉइस आ रही है आपके पास, नहीं आ रही? आ रही है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि नहीं आ रही सर, तो मैंने कट रही थी थोड़ी से पहले आ रही है। ठीक है, तो सही है, ठीक है। तो आप लोग गूगल क्लासरूम पे ऐड हुए में मेरे साथ, मैं ये कह रहा था। ठीक है, गूगल क्लासरूम पे जो है वो मैं आपको जो है वो वहाँ पे लेक्चर भी डाल रहा हूँ, और गूगल क्लासरूम पे मैं आपके पास जो है वो ये स्लाइड भी शेयर कर दूंगा। और मैंने एक यूट्यूब का, आपने देखा होगा, लिंक भी शेयर किया था, जिसमें मैंने जो आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर हैं उनकी वीडियो वहाँ अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो शेयर करना जो है वो मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वो बहुत हैवी फाइल थी ना, इस वजह से। तो हमने यूट्यूब का एक आप कह लेंगे चैनल बना लिया है, वहाँ पर जो है वो सारी यूट्यूब की वीडियोस आपको मिल जाएंगी। अगर उस चैनल पे जाके आप उसको सब्सक्राइब कर देंगे तो जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होगी आपको पता चल जाएगा कि एक वीडियो अपलोड हुई है, तो आप जाके वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। एक ये भी उसका फ़ायदा है। ठीक है, तो आप उसको जो है वो सब्सक्राइब कर दिएगा तो आपको एक वीडियोस मिलना शुरू हो जाएंगी। ठीक, क्लियर है यहाँ तक बात? यहाँ तक कोई सवाल तो नहीं है? क्योंकि क्वार्टाइल हम शुरू करेंगे, क्वार्टाइल नई चीज़ है, तो क्वार्टाइल से हम जो है वो आगे बढ़ेंगे। फिर क्वार्टाइल में आपको कैलकुलेट करना भी सिखाऊंगा। ठीक है, क्लियर है, वेरी गुड। ठीक है, अच्छा, नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे पास 17 है। तो वजह क्या है इसकी? नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत कम आ रहे हैं आज, जो है वो काफ़ी कम स्टूडेंट है हमारे पास। हालांकि क्लास की स्ट्रेंथ जो है वो तकरीबन
50 स्टूडेंट है हमारे पास, 45 से 50 स्टूडेंट तकरीबन है, लेकिन 17 स्टूडेंट है, इसका मतलब है 33 स्टूडेंट इज नॉट प्रेजेंट। तो जब 33 स्टूडेंट प्रेजेंट नहीं है तो इसकी कोई खास वजह है? अच्छा, किसी का दिल नहीं लग रहा, सब क्लास में ऐसा हो रहा है, ठीक है। चले, वो दिल नहीं लग रहा, हाँ ये बात तो सही है। ऑनलाइन क्लास में थोड़ा सा पढ़ाई में तो मुश्किलात होती हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लास में जब ऑनलाइन पेपर जो है वो लोगों को, स्टूडेंट को इजी लगता है कि सर पेपर ऑनलाइन होना चाहिए, क्लास भले से जो है वो आप फेस टू फेस लें या ऑनलाइन लें। तो कोई मसला नहीं है, खैर हम अपनी तौर पे जो है वो आगे बढ़ाते रहेंगे चीज़ों को, और रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो लगाते रहेंगे ऑन यूट्यूब। और उस यूट्यूब का जो है वो लिंक मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है ऑन गूगल क्लासरूम। तो मैक्सिमम चीज़ें जो है वो अ, मैं भी बताता हूँ आपको। रमज़ान के बारे में मुझे पता नहीं है, सही ग्रुप पे अभी तक कुछ इस तरह का आया नहीं है। वैसे अमूमन जो है वो अ, यहाँ पर रमज़ान में क्लासें नहीं होती थी जब फेस टू फेस क्लासें चलती थी, क्या कहते हैं, यूनिवर्सिटी में ना। लेकिन इस साल का मुझे पता नहीं है, अभी तक कोई इसकी नोटिस भी नहीं आया, ना किसी ने शेयर किया है कि रमज़ान में क्लास होंगी या नहीं होंगी। दूसरे टीचर्स क्या कह रहे हैं, हो रही हैं क्लासें या नहीं हो रही, किसी को पता है रमज़ान में होंगी क्लास? किसी को पता है कि क्लासें होंगी नहीं होंगी, कोई किसी ने मैसेज वगैरह कोई इस तरह का आया है? अच्छा, दूसरे टीचर ने बोला था होंगी, तो बस ठीक है फिर। अगर सारे लोग जो है वो एग्री होंगे तो फिर क्लासें होंगी, और अगर नहीं एग्री होंगे तो फिर नहीं होंगी। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि लास्ट टाइम ये हुआ था कि आपके पास, हमारे पास जो क्लासें हैं वो नहीं हुई थी मेरे ख्याल में। मसलन ये वजह उसकी ये थी कि हमारे पास जो है रमज़ान में क्लासें नहीं होती थी। खैर, वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। हम मैं ये बता रहा था आपको कि क्वार्टाइल मेजर, यानी क्वार्टाइल जो है क्या है, क्वार्टाइल सर होंगी सेक्शन ई का, सीआर बोल रहा था, ठीक है। Quartiles split the rank data into four segments with with an equal number of values per segment. क्वार्टाइल क्या करता है, क्वार्टाइल आपके डाटा को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। और क्वार्टाइल आपके पास कौन कौन से होते हैं, Q1 Q2 Q3, 3 क्वार्टाइल होते हैं। अगर आप 3 दफ़ा इसको कट करेंगे तो आप देखें इसके 4 पार्ट हो गए हैं, 25%, 25%, 25% एंड 25%। तो आपके पास जो है वो इसके 4 पार्ट हो गए हैं 25 25 से। द फर्स्ट क्वार्टाइल Q1 is the value for which 25% of the observation are smaller and 75% are larger. Q2 is the same as the median, 50% are smaller, 50% are larger. ये तो आपको सेकंड सेमेस्टर की फ़ीस कैसे पे करें ये तो यूनिवर्सिटी बताएगी आपको, मेरा ख्याल है इसके बारे में तो मुझे इल्म नहीं है। फ़ी सबमिशन के बारे में आप कांटेक्ट करें जनाब हमारे एचओडी साहब से, या उनके जो कोऑर्डिनेटर हैं उनसे, या फिर यूनिवर्सिटी से ही जाके कांटेक्ट आप जो है वो जाके पता कर सकते हैं, या ग्रुप पे लगा लेंगे स्टूडेंट फ़ीस कैसे पे करें। ऑनलाइन है क्या है मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है, फ़ीस के बारे में अकाउंट डिपार्टमेंट आपको सही बताएगा, आप अकाउंट डिपार्टमेंट से जाके पूछ लें। या फिर या मैं इनसे मैसेज करके पूछ लूँगा कि भाई कैसे फ़ीस जमा होगी, तो फिर ये बता सकता हूँ आपको, अभी तो मुझे इस बारे में इल्म नहीं है। ठीक है। अच्छा जी, तो कहते हैं कि जी द क्वार्टर Q2 इज द सेम एज मीडियन, 50% स्मॉलर एंड द 50% लार्जर, ओनली 25% ऑफ द वैल्यूज आर ग्रेटर देन द थर्ड क्वार्टाइल। जो थर्ड क्वार्टाइल होता है हमारा, उससे 25% जो ऑब्जर्वेशन होती हैं वो ग्रेटर होती हैं, ठीक है। तो ये बात हमारी हो गई।
फिर हाउ टू फाइंड दी क्वार्टाइल, यानी फॉर्मूला क्या है इसका, ये फॉर्मूला आपके सामने लिखे हुए नजर आ रहे हैं। कहते हैं फाइंड अ क्वार्टाइल बाय डिटरमाइनिंग द वैल्यू इन द एप्रोप्रिएट पोजीशन इन द रैंक डाटा वेयर फर्स्ट क्वार्टाइल पोजीशन Q1 is equal to n plus 1 upon fourth value. Second quartile is the position is the n plus 1 upon 2th value. Third quartile position is the 3 n plus 1 upon 4th value. Where n is the number of observed value या number of observation होती है। तो आपके पास जो है वो Q1 का फॉर्मूला n प्लस वन अपॉन फोर है, Q2 का फॉर्मूला n प्लस वन अपॉन टू है, Q3 का फॉर्मूला n प्लस वन अपॉन फोर्थ है, थ्री के साथ एंड सो ऑन। तो ये फॉर्मूले भी हैं, इससे निकाल सकते हैं आप। तो कहते हैं क्वार्टाइल मेजर गाइडलाइन कैसे आप निकालेंगे। इफ द result is a whole number then the quartile is equal to the rank value। अगर आपके पास रिजल्ट जो है वो होल नंबर में है तो वो क्वार्टाइल जो है वो आपके पास जो है वो रैंक वैल्यूज होंगी। इफ द रिजल्ट इज इन अ फ्रैक्शन व्हिच इज 2.5 3.5 इट्स सेक्टर देन द क्वार्टाइल इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग रैंक वैल्यूज। तो जो भी आपके पास रैंक वैल्यूज होंगे उनका मीन निकाल लेंगे आप, ठीक है। यानी या तो अगर आपके पास सिंगल वैल्यू आ रही है तो वही होगी, अगर सिंगल वैल्यू नहीं आएगी तो लाजमी बात है फिर आप उसका मीन निकालेंगे, जैसे हम मीडियन में कर रहे थे। ये जब मैं कैलकुलेट करवाऊंगा तो फिर आपको बता भी दूंगा, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास जो है कहते हैं रूल नंबर 3, इफ द रिजल्ट इज नीदर अ होल नंबर और नॉर अ हाफ फ्रैक्शन यू राउंड द रिजल्ट इन द नियरेस्ट इंटीजर एंड सेलेक्ट दैट रैंक वैल्यू। और फिर आप क्या करेंगे, ये भी काम कर सकते हैं कि आप जो है वो जो भी आपके पास राउंड ऑफ करने के बाद वैल्यू आ रही है तो वो वाली वैल्यू को आप ले लेंगे, ठीक। ये आपके पास जो है वो डाटा एरे मौजूद है और क्वार्टाइल निकालने का इन्होंने फॉर्मूला बताया है यहाँ पे। और क्वार्टाइल का जो आपके पास फॉर्मूला है वो क्या है जी, वो कहते हैं कि जी अ, आपके पास जो वैल्यूज हैं सैंपल डाटा ऑर्डर एरे we have 11 12 13 16 16 17 18 21 22। फर्स्ट नोट दैट n इज इक्वल टू 9, आपके पास n की वैल्यू जो है वो 9 है, यानी इसका मतलब है जो आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है ये कितनी है, ये आपके पास 9 का क्या मतलब हो गया, 9 का मतलब हो गया ऑड है। जब आप Q1 निकालेंगे इज इन द 9 प्लस 1 अपॉन फोर्थ वैल्यू विच इज 2.5 रैंक वैल्यू, यानी कि 2.5 होती है रैंक की वैल्यू। तो आप क्या करें, ऑफ द रैंक डेटा सो यूज द वैल्यू हाफ वे बिटवीन द सेकंड एंड थर्ड रैंक वैल्यू। तो आप सेकंड और थर्ड वैल्यू को ऐड करेंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। 2.5 रैंक आ रहा है तो इसका मतलब है आप सेकंड वैल्यू आपके पास आ रही है 12 और थर्ड वैल्यू आपके पास आ रही है 13। तो 12 प्लस 13 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, यानी कि ये कैसे निकला है आपके पास, आप इसको 12 प्लस 13 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल। तो ये आपके पास जो है वो इस तरह से निकला हुआ 12.5। Q1 की वैल्यू आपके पास इस तरह से निकलेगी कि दोनों वैल्यू को ऐड करा और 2 से डिवाइड कर दिया। फिर Q1 एंड Q3 आर मेजर ऑफ नॉन सेंट्रल लोकेशन। Q2 इज इक्वल टू मीडियन एंड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और Q2 जो है वो आपके पास मीडियन होता है जो कि सेंट्रल टेंडेंसी है। तो कहते हैं आप क्या करें, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी द ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन जो है वो हमारे जो है वो पार्ट नहीं है सिलेबस का, और हार्मोनिक मीन भी मेरे ख्याल से इसका पार्ट नहीं है, तो ज्योमेट्रिक मीन हम नहीं करेंगे। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है वैसे, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, लेकिन ये है कि हम नहीं करेंगे यहाँ पे। फिर इन्होंने समरी दी है, कहते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी समरी। अच्छा, क्लास का टाइम जो है वो हमारे पास वाइंड अप होने वाला है, तो जैसे ही हमारे पास क्लास का टाइम जो है वो वाइंड अप होगा तो हम थोड़ा वेट करेंगे, तकरीबन 2-3 मिनट वेट कीजिएगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग जो है वो वो कर रहा होता है, कन्वर्ट कर रहा होता है। जैसे कन्वर्ट हो जाएगी फिर हम दोबारा क्लास को ज्वाइन कर लेंगे।
तो कहते हैं समरी सेंटर टेंडेंसी, अरिथमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड होता है, मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्व वैल्यू, मिडिल वैल्यू ऑफ द डाटा, मीन निकलता है समीशन एक्स डिवाइडेड बाय एन करके। मेजर ऑफ वेरिएशन, मेजर ऑफ वेरिएशन पढ़ने से पहले हम जो है वो ब्रेक ले लेते हैं, और फिर हम उसको जो है वो नेगेटिव बनाने पर टाइम खत्म हो रहा है। सो फार अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप कर लें, वरना फिर हम इसको आगे बढ़ेंगे लाजमी बात है, फिर हमें मेजर ऑफ डिस्पर्जन करना होगा। मीन मीडियन मोड तो वैसे ही मैं करा चुका था आपको, ये हमने दोबारा से इसको रिपीट कर लिया, लेकिन इसमें क्वार्टाइल एक नई चीज़ आई है, क्वार्टाइल जो है वो मैं भी आपको सिखा दूंगा, कोई मुश्किल नहीं है। जब कैलकुलेट कराऊंगा तो क्वार्टाइल कैलकुलेट करा दूंगा, वैसे तो इन्होंने भी करवा दिया था, लेकिन मैं आपको क्वार्टाइल की वैल्यू कैलकुलेट करा दूंगा। डाटा इसी से ले लूंगा, क्वार्टाइल की वैल्यू कैलकुलेट करा दूंगा। डाटा मेरे पास क्या था,